हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और आज हम दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 26 जून 1961 को पारित 26 जून 1961 को पारित तथा 1 जुलाई 1961 से लागू 1 जुलाई 1961 से लागू। इस अधिनियम में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी अधिक हो का आर्थिक दंड या दोनों सजा न्यायालय द्वारा दी जा सकती हैं। देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधित 1986 में दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम 1984 तथा 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेने देने में सहयोग करना दोनों अपराध हैं। दोनों अपराध है। दहेज लेने या देने इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद है और 15 वर्ष तक 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर 6 महीने का अधिकतम कारावास है तथा 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ता है। मतलब जो दहेज लेने के लिए उकसाता है उसको 6 महीने की कारावास है और 5,000 का जुर्माना अदा करना पड़ता है। वधू के माता पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यह सजा दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की कैद की सजा कर दी गई है। वही जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर लिया गया। मतलब जो उकसाता है दहेज लेने के लिए उसको 6 महीने की जेल कर दी गई है और 10,000 रुपये का जुर्माना की कर दी गई है। दहेज की रकम या दोनों में जो भी अधिक हो बराबर कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न 304 बी इससे होने वाली मृत्यु और 306 बाधा से उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है। 304 बी में होने वाली मृत्यु, 306 में उत्पीड़न और 498 ए में निर्ममता के लिए धारा बनाई गई है। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर, याद रखिए दोस्तों, 7 साल से भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता धारा 304 बी के तहत लड़की के पति रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस प्रकार दहेज से संबंधित 3 स्थितियां हैं। कुछ स्थितियों में विवाह से पूर्व दहेज की मांग की जाती है, कुछ स्थितियों में विवाह के अवसर पर दहेज की मांग की जाती है और कुछ स्थितियों में विवाह के बाद दहेज की मांग की जाती है। अधिनियम से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख धाराएं हैं। इसमें सबसे पहले आती है धारा 2। दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूमि देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, विवाह के किसी पक्षकार के अभिभावक तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले बाद में लेने देने के लिए सहमत होना, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देना।
बहुमूल्य प्रतिभूति देना मतलब कोई भी वस्तु देना। धारा 3 के अंतर्गत आता है दहेज लेने या देने का अपराध। इसके तहत दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास है, 5 वर्ष का कारावास तथा साथ में कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना। 15,000 रुपये का जुर्माना, उतनी ही राशि जितनी कीमत उपहार की हो। इनमें से जो भी अधिक हो जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन शादी के समय वर या वधू को उपहार दिया जाएगा उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा और वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। मतलब वर वधू को शादी के समय जो भी उपहार गिफ्ट दिए जाते हैं वो दहेज के अंदर नहीं आते हैं। इसके बाद आती है धारा 4, इसमें दहेज की मांग के लिए जुर्माना। इसके तहत यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास है। जो उनके रिश्तेदार मांग करते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तथा सजा की राशि जो है, जुर्माने की राशि वो है 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद आती है धारा 4A। इसी के अंतर ये सेक्शन में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय, संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव करना। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है। उससे भी कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास की सजा तथा 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद धारा आती है धारा 6, कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाए। मतलब दहेज में जो वस्तु दी जाती है वधू के लिए मांग कर ना खुद के लिए धारण कर दी जाती है। इसके तहत यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके नाबालिग होने के 1 वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गई और संतान नहीं हो तो अभिभावक को दहेज अंतरण किया जाएगा, और यदि संतान है तो संतान को दहेज अंतरण किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 8A, घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना। इसके तहत यदि घटना 1 वर्ष के अंदर के भीतर शिकायत की गई हो तो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किए जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा। इसके बाद आती है धारा 8B, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। दहेज प्रथा के मामले सुलझाने के लिए एक दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसमें? धारा 8B में। दहेज से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं, धारा 406, 406 यदि किसी स्त्री या उसका स्त्री धन आप वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 498 में क्या है? इस धारा के अनुसार किसी स्त्री को उसके पति या नातेदार द्वारा शारीरिक उत्पीड़न या मानसिक उत्पीड़न किया जाए तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 304 ख, दहेज मृत्यु। यदि किसी विवाहित स्त्री की विवाह से 7 वर्ष तक किसी अज्ञात कारण से मृत्यु हो जाती है और उनके अभिभावक को यह लगे कि मृत्यु का कारण ससुराल पक्ष है तो उसके लिए ससुराल पक्ष को जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार के अपराध की सजा भारतीय दंड संहिता के अनुसार कम से कम 7 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन हो सकती है। अब दहेज प्रथा के कारण क्या है? व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, मतलब पहले आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए दहेज मांगता है। पहला कारण तो यह है। 1956 के उत्तराधिकार कानून से पूर्व हमारे देश में उत्तराधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त था, अतः महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित होना पड़ता था। इससे पुरुषों में विवाह के समय वधू पक्ष से धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। थर्ड है महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम न होना भी दहेज प्रथा का कारण है। चौथा है सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण लोग वधू पक्ष से अनावश्यक दहेज की मांग करते हैं। 5वां कारण है अशिक्षा भी एक दहेज प्रथा का महत्वपूर्ण कारक है। अशिक्षा भी एक दहेज प्रथा का महत्वपूर्ण कारक है।
अब जैसे जैसे महिला शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही, दहेज प्रथा कम होने लगी है। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या हैं? इसके दुष्परिणाम है पारिवारिक विघटन होना, परिवार का टूट जाना, आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, बेमेल विवाह, मानसिक असंतुलन, व्यापारी प्रवृत्ति का विकास होना, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन तथा अविवाहित जीवन। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या क्या सुझाव देने चाहिए? तो सुझाव इसमें स्त्री शिक्षा को महत्व देना। स्त्री शिक्षा, जब वो शिक्षा लेगी तो उसमें इस प्रकार की सभी धाराओं कानून के बारे में जानकारी होगी और उनसे कोई अगर दहेज मांगता है तो वह कानून की मदद लेकर उन पर उचित दंड दे सकती हैं। जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता होनी चाहिए। प्रेम विवाह को मान्यता होनी चाहिए। युवा आंदोलन होना चाहिए। दहेज विरोधी जमानत होनी चाहिए और युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास होना चाहिए। दहेज विरोधी कानून होना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों को जल्दी सुनवाई हेतु वर्ष 2013 में दहेज प्रकरणों को लिए जिला न्यायालय स्तर के लिए 5 विशिष्ट न्यायालय बनाए हैं। ये कहाँ कहाँ पर हैं? ये है अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर में न्यायालय बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।